गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज हम देखेंगे कैलकुलस। और इस कैलकुलस में हम देखेंगे उन कंसेप्ट को जो खासकर फिजिक्स में यूज होते हैं। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलस का एप्लीकेशन है, एक बुक ही है कैलकुलस। और लेकिन फिजिक्स में कैलकुलस का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो अक्सर बच्चे जो लोग केवल फिजिक्स पढ़ते हैं, जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है, खासकर बायोलॉजी का स्टूडेंट, उनको अक्सर कैलकुलस में प्रॉब्लम होता है और कैलकुलस को ठीक से समझ नहीं पाते कि ये कैसा मैथमेटिक्स है और कहाँ से आ गया, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज़ कहाँ है और कैलकुलस को कैसे समझेंगे। और कई बार तो ये आता है कि सर हमने फार्मूला तो बुक से रट लेते हैं, लेकिन फिजिकली और मेंटली हम समझ नहीं पाते हैं कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, ये फार्मूला कहाँ से आया, इसका कैसे यूज करें। तो आज हम देखेंगे कैलकुलस। ये कैलकुलस लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है स्टोन, और स्टोन का यूज जो है वो काउंटिंग में किया जाता था। तो कैलकुलस का मतलब काउंटिंग के लिए यूज किया जाता था। मीन्स कैलकुलस का मतलब अगर सिंपली हम बोले तो एक गणना है, काउंटिंग। लेकिन किस तरह का काउंटिंग और कैलकुलस का कहाँ यूज होता है। तो कैलकुलस का मैथमेटिक्स में, साइंस में, सोशल साइंस में और इंजीनियरिंग में हर जगह यूज है, चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री हो और इवन मेडिकल साइंस में भी कैलकुलस का बहुत यूज है। क्योंकि मेडिकल साइंस में अगर आप जानते हैं कि फिजिक्स पढ़ो फिर भी कैलकुलस, केमिस्ट्री पढ़ो फिर भी कैलकुलस, और इवन तो समटाइम्स बायोलॉजी में भी कैलकुलस का एप्लीकेशन है जो डीप बायोलॉजी पढ़ेंगे जहाँ। तो कैलकुलस कहाँ कहाँ आता है। तो कैलकुलस आएगा कहाँ, जहाँ वेरिएशन होगा वहाँ, जहाँ कांस्टेंट होगा वहाँ कैलकुलस का यूज कम है। जहाँ वेरिएशन होता है, वेरिएबल होता है, दो वेरिएबल एक साथ एक्ट करता है, जहाँ दो वेरिएबल में कोई रिलेशन हो तो वहाँ कैलकुलस का उपयोग हम करते हैं। और जनरली इसका इतना डेप्थ है कि आप कह सकते हैं कि जहाँ जनरल मैथमेटिक्स अपना काम करना बंद कर देता है, कैलकुलस वहीं से स्टार्ट होता है। ध्यान दीजिए, जहाँ जनरल मैथमेटिक्स अपना काम करना बंद कर देता है, कैलकुलस का शुरुआत वहीं से होता है। खैर हम देखेंगे इनको। कैलकुलस का वैसे इंडिया से लेके अलग अलग कंट्री में कैलकुलस पर सदियों से वर्क चलते रहा। लेकिन सबसे पहले हमारे दो साइंटिस्ट इज़ाक न्यूटन और जी.डब्ल्यू. लिबनिज लगभग 1700 शताब्दी में इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से वो अपना काम की, और उन्होंने फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में कैलकुलस का एप्लीकेशन अपने अपने फील्डों में किए। और फर्स्ट टाइम थे न्यूटन्स, जिन्होंने लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन में कैलकुलस का यूज किया। उससे पहले दो तीन सवाल जो था वो सोल्व नहीं हो रहा था और सुलझा हुआ था। सवाल वो था कि जब आप किसी बॉल को ऊपर से नीचे गिराते हैं, तो बॉल का स्पीड प्रत्येक मोमेंट पे चेंज होते जाता है। तो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे बॉल का स्पीड कैसे निकालेंगे, कौन सा मैथमेटिकल फार्मूला आएगा ये। और जब किसी कर्व पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना होता है, चाहे वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो, या कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पे निकालना हो, तो वो सोल्व नहीं हो रहा था।
खासकर तब जब कर्व के कारण, अलग अलग कर्व के कारण एरिया निकालना था, जब कर्व के कारण हमें वॉल्यूम निकालना होता था, कर्व सरफेस हो, 3 डायमेंशनल सरफेस हो, उसका वॉल्यूम निकालना, तो बहुत सारे सवाल हैं जिसको ये कैलकुलस को लाने के लिए विवश किया साइंटिस्टों को कि एक ऐसा मैथमेटिक्स होना चाहिए जो इन जो प्रॉब्लम है जहाँ जनरल मैथमेटिक्स फेल हो जाता है उनको सॉल्व करें। तो हम धीरे धीरे हम देखते जाएंगे इनके कंसेप्ट को, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इनके कंसेप्ट को भी देखेंगे। फिलहाल इनके कंसेप्ट को हम बेसिक लेवल से समझेंगे। मान लेते हैं कि कैलकुलस में मुझे कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, हम कैलकुलस को किचन से लेके होम तक समझेंगे कि होम में क्या यूज है, बायोलॉजी में कहाँ यूज है, केमिस्ट्री में कहाँ यूज है, घर में कहाँ यूज है, अपने लाइफ में कहाँ यूज है, इंडस्ट्री में कहाँ यूज है, और हर जगह कहाँ कहाँ यूज है। तो हम धीरे धीरे इसको समझते हैं। तो कैलकुलस का 2 पार्ट हुआ। एक को कहते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसी का नाम हम रखे डेरिवेशंस, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन का नाम इनको दिए, और इनसे क्या फायदा हो रहा, ये पार्ट क्या करता था कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ये कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। और मैथमेटिक्स की भाषा में अगर बोले तो स्लोप्स ऑफ ए कर्व्स, एक कर्व का जितने भी स्लोप्स है उस स्लोप्स को ये बताता है, या हम ये कह सकते हैं इनको कि ये टेन थीटा का वैल्यू बताता है। स्लोप्स का मतलब ये हुआ कि ये टेन थीटा का वैल्यू बताता है। टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये यहाँ से हमको पता चलता है मैथमेटिक्स की भाषा में। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो इसको इंटीग्रल कैलकुलस बोलते हैं। इंटीग्रल का मतलब होता है कि जोड़ना, इसको हम शॉर्टकट में इंटीग्रेशन बोलते हैं। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है इंटीग्रेशन, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, और इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव्स। तो ये एंटी डेरिवेटिव्स है इंटीग्रेशन। इसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन ऑफ क्वांटिटीज। एक्युमुलेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो जैसे हम अपने घर में आटा गूंथते हैं और 2 टुकड़े लिए फिर बड़े रोटी बना दिए, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 छोटे पार्टों को, जैसे बूंदी का आप लड्डू बनाते हैं, तो जस्ट लाइक क्या हुआ इंटीग्रेशन, छोटे बूंदी है और उसको आपने लड्डू बना दिया। तो ये एक्युमुलेशन ऑफ क्वांटिटी है। द एरिया अंडर और बिटवीन द कर्व, 2 कर्व है, 2 अलग अलग कर्व है, और दोनों कर्व के बीच का जो एरिया अगर आपको निकालना हो तो, या इस तरह का कर्व है, ये एरिया अगर आपको निकालना हो तो ये इंटीग्रेशन से पता चलेगा। और इंटीग्रेशन से अगर एरिया पता चल गया तो आपको वॉल्यूम भी पता चल जाएगा। तो ये वॉल्यूम निकालने के लिए इंटीग्रेशन का यूज हम करते हैं। फिर हम देखते हैं और भी जो बेसिक डिफरेंसेस है, इसमें इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल का मीनिंग क्या होगा, तो सारे हम एक एक करके समझते हैं। तो हम देखते हैं कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन 2 पार्ट होता है, और ये दोनों पार्ट क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्स प्रोसेस। इन्वर्स प्रोसेस में क्या होगा, अगर ए को बी में कन्वर्ट कर देगा तो ये बी को ए में कन्वर्ट कर देगा, उल्टा करेगा। जो काम डिफरेंशिएशन करेगा उस रिजल्ट को इंटीग्रेशन ठीक उल्टा कर देगा। तो इसलिए इसको इन्वर्स प्रोसेस करते हैं, दोनों एक दूसरे का ठीक उल्टा काम करेगा। अब मान लेते हैं लेट, हमने मान लिया लेट एक वेरिएबल है y इक्वल टू 3x²,
प्लस 2x माइनस 5। मान लिया कि एक इक्वेशन है y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस 5 को एक इक्वेशन है मान लिया। उस केस में हम लिखेंगे dy बाय dx जो है इसी को हम बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। लेकिन और क्या बोलते हैं इसको? इसको तो सिंपली शॉर्टकट में बोलते हैं डिफरेंशिएशन निकालना, लेकिन रियल मीनिंग क्या है? इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x। मतलब y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। दोनों चीज इंपोर्टेंट है, आपको नोट करना है कि दोनों चीज इंपोर्टेंट है। dy बाई dx इसका मतलब हुआ कि y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। लेकिन इसमें कुछ सावधानी है। सावधानी ये है कि रियली में क्या है, रियली में ये क्या है, dy का मतलब हुआ y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये पहला। दूसरा चीज इंपोर्टेंट क्या रखना है कि ये, लेकिन ये दोनों फाइनल और इनिशियल एक दूसरे के बहुत क्लोज हो, या इसको हम समटाइम्स इसको डेल्टा y बाय डेल्टा x बोलते हैं, और दोनों का डिफरेंस टेंस टू जीरो के करीब होना चाहिए। खासकर मीन्स बहुत जीरो नहीं हो, लेकिन जीरो के बहुत करीब हो। एक केस जनरली ऐसा होता है। लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो ये है कि इस कंडीशन में जो होता है वो dy बाई dx ये जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, और इसको हम मैथमेटिक्स में स्लोप बोलते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन क्या दे देगा? एक स्लोप हमें बताएगा कि ये स्लोप है। ठीक। अब अगला जो इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट ये है, उसको देखिए कि हमेशा याद रखना है कि इसमें जो हम dy लिख रहे थे ये बराबर नहीं है d गुने x, ये सॉरी d और y, इसको आप गुना नहीं कर सकते। d और y को आप गुना नहीं कर सकते हैं कि चलो d अलग है और y अलग है, और dx जो है ये बराबर नहीं है d और गुने x, ये बराबर नहीं है। मीन्स आपको अलग अलग काटने की जरूरत नहीं है, आप काट नहीं सकते हैं, ये दोनों एक साथ कंबाइंड है। ठीक। अगर ऐसा है, हाँ, अगर मान लेते हैं समटाइम्स अगर रहे ऐसे dy बाई dy, हाँ ये 1 होगा, लेकिन आप इसको कट नहीं करेंगे, ये मेथड गलत है। अगर आप कट करते हैं तो ये मेथड गलत है, क्योंकि इसको आप कट नहीं कर सकते। क्योंकि कैलकुलस का एक अपना फिलॉसफी है, कैलकुलस का एक अपना नियम है, कैलकुलस का एक अलग तरीका है। तो इस तरीके में हम dy बाई dy को कट नहीं करेंगे, भले ही रिजल्ट इसका 1 आएगा। तो अब हम इसका सिंबल जो हुआ इसको इस तरह से लिखते हैं dy बाई dx। देखते हैं इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखते हैं।
तो हम देखते हैं पहले पार्ट को। पहले पार्ट में लेट y इक्वल टू 3x² प्लस 2x माइनस अगर 5 है तो हम लिखेंगे d, इसको y को ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बाय dx। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम पढ़ेंगे। या इसको और भी हम पढ़ते हैं, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको नोट करना है, x क्या है? y है आपका कोई एक फंक्शन होगा, या इसको शॉर्टकट में हम इक्वेशन बोलते हैं। कोई एक इक्वेशन हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, इक्वेशन हो सकता है, वो भी x का ही होना चाहिए। डिफरेंशिएशन तभी हम करेंगे जब y कोई फंक्शन हो, इक्वेशन हो, और वो भी x के रिस्पेक्ट में हो, या अदर भी हो सकता है, या अदर x का हो या अदर हो, इक्वेशन हो। लेकिन इसको जनरली इसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हो सकता है कि ये दूसरे वेरिएबल पर डिपेंडेंट हो, लेकिन ये अनिवार्य है में भी हो सकता है। लेकिन नेक्स्ट वन जो है x जो है हमारा, वो क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये बदलेगा, लेकिन y के आधार पर नहीं बदलेगा, अपने आप बदलेगा। वेरिएबल है लेकिन दूसरे पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल टाइम आपका वेरिएबल है, टाइम बदल जाएगा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप बदलो न बदलो। हाँ, आप टाइम के अनुसार आपका एक्टिविटी, आपका उम्र, आपका बहुत सारे ग्रोथ टाइम पे निर्भर करता है, लेकिन टाइम आप पे निर्भर नहीं करता। तो टाइम को क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो आप पे डिपेंड नहीं करता है। आप दिन भर काम नहीं करो, टाइम रुकने वाला नहीं, तो टाइम आपके अनुसार नहीं चलेगा। आप भले ही टाइम के अनुसार चलो, तो आप हो गए टाइम पे डिपेंडेंट, बट टाइम आप पे डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए टाइम को क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो नीचे जो है जिसके रिस्पेक्ट में हम वेरिएशन को मेजर करेंगे, वो वेरिएशन मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट है ये कि ये dy/dx को हम क्या करेंगे? क्रॉस नहीं करेंगे। और ये फंक्शन हो सकता है, अगर फंक्शन हो तो हम शॉर्ट में y को f(x) भी बोलेंगे, y को f(x) बोलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि y जो है x पे डिपेंडेंट कर रहा है, यानी कि f के टर्म में है। तो आपको पता होगा, इसी को या तो y इक्वल टू हम लिखे 3x² प्लस 2x माइनस 5, या इसको शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं? f ब्रैकेट में x। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये f(x) का मतलब क्या हुआ। y के जगह हम f और x लिख देंगे। अलग अलग बुक में अलग अलग राइटर, ठीक है ना, दोनों को अलग अलग लिखते हैं, लेकिन हम सिंपल तरीके से ही समझेंगे कि y हमारा कोई इक्वेशन है। फंक्शन का मतलब कोई इक्वेशन है। इक्वेशन किसको कहते हैं? जिसमें एक इक्वल का साइन हो, बराबर का साइन हो, तो उसको इक्वेशन कहते हैं। और बहुत सारा टर्म हो, जिसमें प्लस भी हो, माइनस भी हो, टर्म हो, उस टर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर है।
और प्रत्येक प्रत्येक टर्म में क्या होता है, टर्म दो चीज़ से बनता है, एक को कहते हैं कांस्टेंट और एक को कहते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल से टर्म बनता है। सारी चीज़ पर हम एक एक करके फोकस करेंगे। तो डिफरेंशिएशन पे जाने से पहले हम इक्वेशन को समझते हैं। तो सिंपली है, इक्वेशन कब होगा, इक्वेशन कब होगा, इक्वेशन कब कहेंगे और किन को कहेंगे, जब इक्वल का साइन हो। तो इसमें इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, अगर बराबर का चिन्ह है तो उसको इक्वेशन कहेंगे। क्लियर? अगर बराबर का चिन्ह अगर आ गया तो उसको इक्वेशन कहेंगे, हिंदी में समीकरण कहते हैं, इक्वेशन। अब हमारे इसमें टर्म कितने हैं, तो देखिए सर इसमें हमारे पास 4 टर्म है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमारे टर्म है। टर्म किसको कहेंगे, टर्म को पता करना बहुत आसान है, जो बराबर से अलग हो जाए, प्लस से अलग हो जाए और माइनस से अलग हो जाए, उसको हम टर्म बोलते हैं। तो देखिए y को कौन अलग कर दिया, इक्वल का साइन अलग कर दिया। 3x को कौन अलग कर रहा है, इधर से प्लस अलग कर दिया और इधर से कौन अलग कर दिया, इक्वल अलग कर दिया। 2x अलग है, क्यों, इधर से माइनस अलग कर दिया, इधर से प्लस x कर दिया। और ये 5 अलग है, कौन, अकेला माइनस अलग कर दिया। यानी कि टर्म, इस टर्म को अलग करने के लिए ये पैरामीटर है जो टर्म को अलग करेगा। यानी कि हमारे पास जो टर्म हुआ y है, टर्म 3x² है, 2x है और ये 5 क्या है, इसको हम टर्म बोलेंगे, टर्म। अगर टर्म समझ गए तो देखिए सब में समानता क्या है कि टर्म कैसे बना। ये 5 क्या है सर, 5 में देखिए केवल एक कांस्टेंट है, 5 केवल कांस्टेंट है, कांस्टेंट से मिलके बना है। तो टर्म या तो कांस्टेंट से मिलके बन सकता है। इसमें देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट है और x क्या है, वेरिएबल है। यानी कि टर्म कांस्टेंट और वेरिएबल से बनेगा। इसमें भी क्या है, देखिए 3 कांस्टेंट है और x² क्या है, वेरिएबल है। यानी कि कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना। और यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि ये वेरिएबल है। तो टर्म बनने के लिए क्या कंडीशन होगा, टर्म बनने के लिए या तो टर्म में क्या होगा, या कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा या कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों होगा। टर्म में क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा या दोनों होगा, तो उसको हम टर्म बोल लेंगे। टर्म में दोनों हो सकता है। इम्पोर्टेंट ये है कि हमको फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, खासकर हम कैलकुलस को फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए लाए हैं, तो फिजिक्स के स्टूडेंट को कैसे पता चल जाएगा कि इक्वेशन में ये जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है और कौन वेरिएबल है। जब तक हम कांस्टेंट और वेरिएबल को पता नहीं कर पाएंगे तब तक अपना सवाल नहीं बनेगा। तो हमें पता करना है कि कौन कौन सा है फिजिक्स में जो कांस्टेंट है और कौन कौन है टर्म जो हमें वेरिएबल है। इसको अगर पता कर लें तो कैलकुलस और भी आसान हो जाएगा। तो देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होगा और वेरिएबल क्या होगा। तो एक तरफ हम कांस्टेंट लिखते हैं और एक तरफ वेरिएबल। इधर लिखते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, इधर लिखते हैं वेरिएबल। अगर हम इसको पहचान गए तो हमारा कैलकुलस आसान हो जाएगा। तो देखिए कांस्टेंट किसको कहते हैं, विच डज नॉट चेंज, ऐसा वैल्यू जो कभी चेंज नहीं करे। और ये होगा which
वैल्यू इज चेंज्ड, जिसका वैल्यू चेंज कर जाए, पहला कंसेप्ट। तो अगर नहीं चेंज करेगा तो क्या होगा, ऑल गिवन नंबर्स, जितने भी नंबर दिया हुआ हो वो क्या होगा, कांस्टेंट के श्रेणी में आएगा। जैसे कि 3, 5, -10, 0, √2, ये सारे ETC ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, जो भी वैल्यू दिया हुआ हो। उसके बाद ऑल गिवन कांस्टेंट, तो हमारे फिजिक्स में बहुत सारे कांस्टेंट हैं। जैसे पाई का वैल्यू आपको पता है कि दिया होता है, फिक्स्ड होता है, या ई का वैल्यू आपको पता है फिक्स होता है, नहीं? तो अगर दिया हुआ हो, इसका मतलब हुआ ऑल, मतलब ऑल नॉन वैल्यू। अगर कोई भी वैल्यू जो ऑलरेडी गिवन हो या पता, और नॉन या गिवन, अगर कोई भी वैल्यू एग्जामिनर दे देता है आपको, या आपको पता है कि इसका वैल्यू इतना है, तो वो कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम दे दें log 10, तो इसका मतलब है कि इसका एक वैल्यू होगा और वो फिक्स होगा। अगर हम बोल दें 1045 डिग्री, आपको पता है कि 1045 डिग्री का एक फिक्स वैल्यू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा। अगला क्या होगा कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू और किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू वो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये मैक्सिमा, जिसको हम कहते हैं मैक्सिमा और मिनिमा, ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है और किसी भी चीज़ का मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। तो जनरली ये हो गया। अब अगर हम और भी देखेंगे, अगर हम वेरिएबल पे बात करें तो जनरली क्या होगा, x, y, z, ये सब जिसका वैल्यू क्या होगा कि नॉट नॉन, मतलब अननोन होगा या नॉट गिवन है, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं, जिसका वैल्यू आपको पता है, जिसका वैल्यू दिया हुआ नहीं है। जनरली वो क्या होगा, वो अननोन होने की चांसेस है, ये वैल्यू वेरिएबल हो, मे बी, ज़्यादा चांसेस है में कि हो सकता है कि हमें नहीं पता, तो ये वेरिएबल हो, जनरली एक्स हो जाता है। ये फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले log x, अब x क्या है ये मुझे नहीं पता, तो x का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, तो ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। लेकिन अगर log 10 बोल दे तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर पता नहीं है तो देखिए वेरिएबल हो गया, अगर पता चल गया तो ये कांस्टेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 10 थीटा ले लें, थीटा पता नहीं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल हो जाएगा। और अगर 10 हम बोले 30 डिग्री, इसका दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू आपको दिया हुआ है या पता है या निकाला जा सकता है, टेबल से देख के, कैलकुलेटर से देख के, जिसका वैल्यू आप निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। जिसका वैल्यू आपको पता नहीं, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करता है, वो बदल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वेरिएबल हो जाएगा। तो हम
हम देखते हैं डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला, और उस फार्मूले से हम पहले छोटा छोटा फार्मूला देखेंगे और फिर हम बड़े इक्वेशन को बिना कलम और बिना कॉपी के सॉल्व करेंगे। थोड़ा 2 मिनट आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद कैलकुलस का जितना भी बड़ा प्रॉब्लम होगा हम उसको बिना कलम और बिना कॉपी का सॉल्व करेंगे। तो देखिए कंसेप्ट, पहला फार्मूला लिखिए कि अगर डिफरेंशिएशन डी मतलब डिफरेंशिएशन और कोई भी वेरिएबल डी एक्स हो, अगर हम कांस्टेंट ले लें तो ये हो जाएगा 0। अब लॉजिक क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि चेंजेस। तो आपको पता है कि कांस्टेंट में कोई चेंजेस होने ही वाला नहीं है, तो डिफरेंशिएशन में ये बताता है चेंज। और मैथमेटिक्स में ये बोलता है कि स्लोप 0। इसका मतलब 3 मतलब होता है कि डी एक्स का कांस्टेंट का मतलब, इसका मतलब होता है कि आपका स्लोप क्या हो गया 0। डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, और डिफ्रेंशिएशन का मतलब हम बताए थे आपको कि स्लोप 0। इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा और कैसा बनेगा, पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस। और हम ये भी बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में टेन थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। इसका मतलब अगर y यहाँ है और ये मेरा x है, तो ये ग्राफ ऐसा होगा, ग्राफ ऐसा। तो अभी आप देख रहे थे कि डिफरेंशिएशन का मतलब हमने इक्वेशन लिया और हमने फार्मूला लगा दिया। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है मैथमेटिक्स में मतलब है, फिजिक्स में मतलब है। जब हम फिजिक्स में हम आएंगे और दिखाएंगे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और पार्टिकल का एक इक्वेशन दिया हुआ है, पार्टिकल के मोशन का एक इक्वेशन दिया हुआ है, स्लोप 0 हुआ। इसका मतलब बोलेंगे कि टेन थीटा 0 हो गया, टेन थीटा 0 हो गया मतलब थीटा 0 हो गया, मतलब इंक्लिनेशन एक्स के साथ, ये एक्स के साथ 0 इनके बनाना है। इसका मतलब है पैरेलल है, ये पैरेलल टू एक्स, और ये वैल्यू पैरेलल है, कांस्टेंट है। y में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, y में कोई परिवर्तन। अगर ये 5 पे है तो 2 गुण फांसी पे रहेगा, ये फांसी पे रहेगा, ये फांसी पे रहेगा। रियल मीनिंग मैथमेटिक्स में डी बाई डी एक्स का ये मतलब होगा। लेकिन मैंने कांस्टेंट लिखा, बुक में हो सकता है कि डी बाई डी एक्स और यहाँ c लिख दे बराबर 0। लेकिन डिफरेंशिएशन हो या पूरा मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, बच्चों से इस तरह का सवाल नहीं पूछते कि फार्मूला पूछ दो और फार्मूला वो रटा हो और जवाब दे दो, उसको घुमाते हैं। तो देखिए कैसे घुमाते हैं, तो इसी पे हम सोल्व करेंगे कि बच्चों को कैसे एग्जामिनर घुमाते हैं, ट्विस्ट करते हैं प्रॉब्लम को। तो पहला जो फार्मूला बताएं वो कि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल विल बी 0। अब हम थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, हमारा पैटर्न यही फार्मूला रहेगा। देखिए कहीं आ गया अपना डी बाई डी एक्स और आ गया यहाँ 5। आपका आंसर क्या होगा, 5 क्या है कांस्टेंट। आंख बंद करेंगे ऐसे और आंसर बोल देंगे 0। क्यों बोलेंगे, इसलिए बोलेंगे कि ये 5 से मेरा
कांस्टेंट है। 5 को हम इंडिया में भी 5 ही बोलेंगे और इंग्लैंड में जाएंगे भले ही उसको 5 बोलेंगे, लेकिन उसका मीनिंग और वैल्यू 5 ही होगा। तो 5 ही होगा। 5 चाहे हम जहाँ लिखें, एक कॉपी पर हमने 5 लिख दिया, उस कॉपी को जापान ले जाओ तो वो 5 ही रहेगा, वो बदलने वाला नहीं है। मीन्स 5 अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, बस ये चीज़ मानना है। अगर एग्जाम्पल पूछ दे dy/dx tan45 डिग्री। अब देखिए आपको पता है कि tan45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होता है। तो ये मेरा क्या है, कांस्टेंट है। tan45 कितना होता है, 1 होता है। हमें मान लेते हैं कि 45 tan45 का वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं। इतना तो पता है कि ये कांस्टेंट होगा, ये भी नहीं पता। इतना पता है कि वैल्यू दिया हुआ है, इसमें न तो 10 को कोई चेंज कर सकता है, न 4 को, न 5 को, ये वैल्यू दे दिया गया। और एक बार जो वैल्यू अगर आपको दे दिया गया तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। एक बार वैल्यू जो आपको पता चल गया, एक बार वैल्यू जो आपको पता चल गया, एक बार वैल्यू जो आपको दे दिया गया, वो कांस्टेंट होगा। एक बार वैल्यू आपको पता चल गया कि tan45 डिग्री, बोलने वाले ने थीटा का वैल्यू बता दिया 45, तो वो कांस्टेंट है। तो आंख बंद करेंगे जी। dy/dx log 5। एक बार आपको पता चल गया log 5, तो log 6 नहीं होने वाला है, log 5 ही रहेगा। और उसका जो भी वैल्यू है हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता कि log 5 का वैल्यू कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है, ये वैल्यू आपको दे दिया गया है कि log 5, अब ये बदलने वाला नहीं है, तो ये क्या होगा, 0। अगर हम दे दें कि dy/dx और यहाँ लिख दे पहाड़, तो ये भी हो जाएगा d0। आपको हमने दे दिया पहाड़, अब पहाड़ जिस समय दिया उस समय कांस्टेंट है। फ्यूचर में पहाड़ को तोड़ दिया जाए ये बात और है, लेकिन अभी के समय में, जिस समय में मैं आपको दे रहा हूँ, उस समय में वो पहाड़ मिनटों में चेंज होने वाला नहीं है, सेकेंडों में नहीं है, डे में चेंज होने वाला पहाड़ नहीं है। तो ये हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो मीन्स अगर पता चल जाए, तो अगर हम दे दें dy/dx साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो देखिए साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू, तो हमने क्या बताया था कि किसी भी चीज़ का मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होता है तो 0। अगर हम पूछ दें dy/dx tan थीटा और अगर लिख दें मिनिमम, तो आंसर 0। तो इस तरह के सवाल आते रहेंगे, अलग अलग एप्लीकेशन आएगा। आपको मैक्सिमम अगर पता चल जाए तो क्या होगा, 0 होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मिनिमम पता चल जाए कांस्टेंट है, वैल्यू दिया हुआ हो कांस्टेंट है तो 0। पूछ दे dy/dx -10, आंसर होगा 0। सर वैल्यू चाहे माइनस में रहे चाहे वैल्यू प्लस रहे, वैल्यू 0 रहे कांस्टेंट। पूछ दे dy/dx 0 का 0, क्योंकि 0 खुद कांस्टेंट है, 0 बदलने वाला नहीं है टाइम के साथ, तो 0 का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा। मिला जुला के एक ही शर्त है कि अगर हमें पता चल जाए कि जिस चीज़ का हम डिफरेंशिएशन निकालने वाले हैं वो चीज़ 0 है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। डिफरेंशिएशन तोड़ता है
मान लेते हैं हम जूस पीने गए और एप्पल की जगह पत्थर डाल दें, रिजल्ट क्या होगा सर? जूस निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पत्थर है, वो पत्थर से जूस नहीं निकलेगा। जूस किससे निकलेगा? एप्पल से निकलेगा। जूस ऑरेंज से निकलेगा। जूस मिक्स वेजिटेबल्स से निकलेगा। जूस पत्थर से नहीं निकलेगा। एप्पल के जगह हम उसमें स्टोन रख दें, एप्पल के जगह हम उसमें आयरन रख दें, एप्पल के जगह उसमें डायमंड रख दें, एप्पल के जगह उसमें आयरन रख दें, एप्पल के जगह उसमें कॉपर रख दें, जूस नहीं बनेगा। उस कंडीशन में ये क्या है? कांस्टेंट है। वहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं आने वाला है, वहाँ से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है, उसमें कुछ चेंजेज नहीं होने वाला है, वहाँ से जूस नहीं आने वाला है। वो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन यही लिखता है कि डिफरेंशिएशन का सिंपल मीनिंग यही है कि सर अगर हम यहाँ dy/dx यहाँ अगर सर हमने एप्पल रख दिया तो जूस बनेगा। एप्पल रख दिया जूस बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि एप्पल मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। लेकिन dy/dx यहाँ स्टोन रख दिया तो क्या जूस बनेगा? जूस बनेगा? आंसर होगा नहीं, जूस नहीं बनेगा। तो बस यही हो गया। क्यों ये हुआ? इसलिए हुआ कि ये हमारा क्या है? कांस्टेंट है। किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है? टाइम के रिस्पेक्ट में या विथ द रिस्पेक्ट ऑफ चेंज के रिस्पेक्ट में हमारा क्या है? ये कांस्टेंट है। तो अभी हम देख रहे थे कि अगर dy/dx अगर हम एप्पल लिए, अगर हमने इसमें ए फल लिया तो हमको बन गया जूस। और dy/dx अगर स्टोन ले लिया तो ये क्या बना? नो जूस के जूस नहीं बना। कंसिडर कीजिए ये dy/dx क्या है सर? एक मशीन है। आप इसे जूस का मशीन समझ लो। dy/dx को आप जूस का मशीन, समझ लो। अब कंसिडर कीजिए कि dy/dx एक जूस का मशीन है और इसमें स्टोन भी है और प्लस एप्पल भी है। क्या करेंगे? मान लो आप कि एक जूसर मशीन में 10 एप्पल है और एक बड़ा स्टोन है। आप क्या करेंगे? बिल्कुल क्लियर सवाल है। स्टोन को हम क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, आउट करेंगे। स्टोन को बाहर करेंगे मीन्स होने वाला ऐसा है, स्टोन बाहर, dy/dx और एप्पल। स्टोन को बाहर कर देंगे, dy/dx एप्पल। यहाँ से कंसेप्ट जो निकल के आया वो कंसेप्ट क्या है कि अगर आपका टर्म दो चीज़ से मिलके बना हुआ हो, वेरिएबल और कांस्टेंट, दो टर्म से मिलके बना हुआ हो, तो कांस्टेंट को आप क्या करेंगे? बाहर कर देंगे, कांस्टेंट को आउट कर देंगे एंड वेरिएबल का क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमारा डिफरेंशिएशन का जो दूसरा फॉर्मूला आने वाला है, उस फॉर्मूला का क्या कंसेप्ट है? तो देखिए, अगर dy/dx है और अगर
एक कांस्टेंट है और एक मेरा फंक्शन है y, तो क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखना है आपको ये कि पहला मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और दूसरा मेरा जो y है ये वेरिएबल है, या इसको हम इक्वेशन बोल सकते हैं, या ये फंक्शन हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन पहला जो सी है वो कांस्टेंट के लिए हमने यूज़ किया है। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और dy/dx y को करेंगे, ये हमारा फंक्शन। हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अगर मान लेते हैं कि dy/dx 3x², dy/dx 3² ये निकालना है। इसमें देखिए, इसमें हमारा एक 3 है और एक x² है। ये 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट हो गया, और x² क्या है, वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल भी इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन, पावर के रूप में फंक्शन है। तो हम इसको क्या करेंगे, कांस्टेंट को क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, आउट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और dy/dx और ब्रैकेट में x² रहेगा। तो ये वेरी इजी है कि हम कांस्टेंट को बाहर कर देंगे और जो हमारा वेरिएबल है उसको हम डिफरेंशिएशन में रखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मान लेते हैं dy/dx है 3 sin थीटा, तो देखिए sin थीटा हमारा क्या है, वेरिएबल है, sin थीटा हमारा वेरिएबल है, और 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, dy/dx और 3 को बाहर कर देंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे sin थीटा। इम्पोर्टेंट ये है कि 3 जो है वो यानी कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और वेरिएबल को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। तो ये वेरिएबल जो है हमारा वो डिफरेंशिएशन के अंदर में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए y बराबर मेरा -10 x³ है, तो हमें निकालना है dy/dx क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, dy/dx और y के जगह पर क्या लिखेंगे, -10 x³। अब इसमें हमको देखना है कि -10 जो है वो मेरा क्या है, कांस्टेंट है, और x³ क्या है, हमारा वेरिएबल है। तो नियम के अनुसार क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा -10 dy/dx और x³। अब x³ को वहाँ छोड़ना नहीं है, आगे करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं कि अगर x³ आ गया तो क्या करेंगे। 1 मिनट के लिए मानते हैं कि मुझे पता है, इसको देखते हैं आगे कैसे करेंगे। तो ये हो जाएगा -10 गुने 3 और x², इसका मतलब -30 x², ये हमारा आंसर होगा। अब ये x² और 3 कहाँ से आया, इसको हम अगले फॉर्मूला में देखते हैं। अगला और तीसरा जो फॉर्मूला है वो पावर से रिलेटेड है। अगर वेरिएबल पे पावर n है और इसका डिफरेंशिएशन करना है
तो हम क्या करेंगे? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है डिफरेंशिएशन का, इसको ध्यान से देखिए और इसमें कुछ शर्तें भी लागू है। पहला शर्त ये लागू है कि ये पावर का फंक्शन में क्या होगा कि पावर जो ऊपर है ये डिफरेंशिएशन पावर को तोड़ देता है। डिफरेंशिएशन पावर को क्या कर, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन तोड़ेगा, ब्रेक डाउन पावर। पावर को ये क्या करता है, ये पावर को डिक्रीज कर देता है, कम कर देता है। डिफरेंशिएशन हमेशा पावर को घटा देता है, डिक्रीज करा देता है। तो सबसे तो बोलेगा पावर कितने हो गया, n, ठीक है, तुम नीचे आ जाओ, तो इनको नीचे ला देता है और ओरिजिनल पावर में से एक कम हो जाएगा, एक गुना में आ जाएगा, पहला पावर गुना में आ गया और अगला पावर में से कम हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला रटने के लिए नहीं है, इस फार्मूला में कुछ समझने के लिए भी है। यहाँ शर्तें लागू है, टर्म एंड कंडीशन अप्लाइड। शर्तें क्या है कि ये तभी होगा जब ये इनका बेस और विथ रिस्पेक्ट टू ए सेम हो, तभी पावर उतरेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डी बाई डी टी और एक्स एन होगा, तब हम एन एक्स एन माइनस वन नहीं लिख पाएंगे। तब अगर हम लिखते हैं तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ टी है और यहाँ क्या है, एक्स है और ये बराबर नहीं। उस केस में ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट करना चाहिए कि ये तभी रहेंगे काम करेगा जब ये एक्स जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और बेस सेम हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं और अगर बेस सेम हो तभी ये फार्मूला काम करेगा, अदरवाइज फार्मूला नहीं काम करेगा। यहाँ बेस मेरा x है और डिफरेंशिएशन हम टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो ये फार्मूला काम नहीं करेगा। ये इम्पोर्टेंट है। खैर, इस फार्मूला को हम देखते हैं, ये फार्मूला कैसे काम करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। तो आइए हम इस इक्वेशन को एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम मान लेते हैं डी बाई डी एक्स के पावर 5 है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। अब आपको कलम पकड़ने की जरूरत नहीं है, वेरी सिंपल है। हमने कहा सर पावर को पहले लिख लीजिए, मैंने लिख लिया। पावर 5 है, हमने 5 लिखा, एक्स लिखा और पावर को एक कम करके लिख लेना है, तो हमने 4 लिखा। क्या किया, पहले पावर को लिख लिया, पहले वाला पावर जो ओरिजिनल पावर था उसको हमने लिख लिया, तो वही हमने पावर को उतार दिया और पावर में से एक कम कर लिया। वेरी सिंपल है। डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर अगर 10 है तो क्या करेंगे, पावर को पहले लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे और पावर में से एक कम लिख लेंगे। मिला जुला के इस और इसमें एक का डिफरेंस होगा। देखिए 5 है, 4 है, 10 है, 9 है, बस इस तरह का ऑर्डर चलेगा। तो ये वेरी सिंपल है, लेकिन इसका कुछ और भी फॉर्म है।
ये पावर आपको पता है 3 फॉर्म में पावर होगा, पॉजिटिव होगा, जीरो होगा, निगेटिव होगा। तीनों के केस में हम देखते हैं कि क्या होगा। अब हम अलग अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि पावर 1 से ज़्यादा है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कि y बराबर x के पावर 10 है और आपको निकालना है dy बाई dx बराबर क्या। हम कुछ नहीं करेंगे, dy dx लिखेंगे, y के जगह x पे पावर 10 है। हम क्या करेंगे, पावर को पहले लिख लेंगे और पावर में से 1 घटा देंगे, तब 9 आंसर आ गया। तो ये वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, दूसरा केस क्या होगा, when पावर इज इक्वल टू 1 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल लेट y इक्वल टू x, तो या तो x लिखो या फिर x पे पावर 1 लिखो, आप एक ही बात है। तो अगर हम dy dx लिखें, x लिखें, तो इसका मतलब पावर 1 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, ये 1 आ जाएगा, पावर 1 आ गया, और x एक पहले था और एक में से 1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा 1 और x के पावर 0, और x के पावर किसी भी संख्या के पावर 0 रहेगा तो क्या होता है 1, यानी कि 1 आ गया। कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला ये कि dx बाई dx इक्वल टू 1। तो अब देखिए, अभी हम देखें कि d बटा d, और अगर x है तो ये क्या आया 1। इसका मतलब फिजिक्स में आपको बार बार इस तरह का इक्वेशन आएगा, या इसको सिंपली हम लिख सकते हैं dx बाई dx 1। लेकिन याद आपको रखना है कि d बाई dx अगर हम एग्जाम में हैं तो 1 तो लिखेंगे, लेकिन कभी भी इसको ऐसे काट करके नहीं लिखना है। डी बाई डी एक्स को आप काटेंगे नहीं, ये प्रोसेस से 1 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि डी थीटा बाई डी थीटा अगर कहीं आता है तो 1 होगा, डी टी बाई डी टी अगर आएगा तो 1 होगा, डी एक्स बाई डी एक्स आएगा 1 आएगा, डी वाई बाई डी वाई आएगा 1 आएगा। तो ये आते रहेगा, लेकिन कैसे आया, ये पावर के फॉर्मूला से आया। हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स 1 को 1 लिखा, पावर को 1 लिखा, और x के पावर 1 में से 1 घटाया तो 0, इसलिए ये 1 आया। ये इम्पोर्टेंट। तो हमने प्रोसेस से, हमने कैलकुलस के मेथड से 1 निकालना, न कि काट करके 1 निकाल। इम्पोर्टेंट, हमने कैलकुलस के मेथड से dx बाई dx को 1 लिखा, न कि ऊपर और नीचे को काट दिया, हर और अंश को, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को काटा नहीं, काट करके 1 नहीं लाया, हमने मेथड से इसको 1 लाया। तो ये पावर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, पावर नेगेटिव भी हो सकता है, पावर 0 भी हो सकता है, पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी पावर हो सकता है, आपको घबराना नहीं है, एक ही मेथड है। हम ABCD में आपको बस एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि कैसे हम सोल्व करेंगे, तरीका एक ही है। तो देखिए हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लिखेंगे, और y के जगह क्या है हमारा x पे पावर 5/3। अभी भी हम वही काम करेंगे, पावर को क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे,
तो पावर को पहले लिखेंगे तो 5/3 हो जाएगा। x की पावर 5/3 है, लेकिन -1 करेंगे। पावर को हम क्या किए, पहले लिख लिए और पावर में से 1 घटाएंगे। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। x एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 होगा। 5 में से 3 गए तो क्या हो जाएगा, 5/3 x के पावर 2/3 या। तो इस तरह से फ्रैक्शन भी रहे तो आपको घबराना नहीं है, प्रोसेस बिल्कुल सेम है। फ्रैक्शन में से भी पावर घटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वही तरीका है। मिला जुला के तरीका वही है जो हम फ्रैक्शन में निकाले थे। फ्रैक्शन का पावर वही फ्रैक्शन का पावर ही है ना, लेकिन आपको लगता है किसी नए बच्चों को, और ये तो रूट में दे दिया, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। सर ये रूट और ये फ्रैक्शन एक ही चीज़ है। अब आप देखिए इसको क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ x पे पावर 1/2 को ही हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो अब देखिए क्या करेंगे, d/dx y के जगह दे देंगे x पे पावर 1/2, और इसको हम सोल्व करने के लिए बिल्कुल वही तरीका है। क्या करेंगे, 1/2 को पहले ला लेंगे और x 1/2 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये x हो गया। इसको 1 कर लें, 2 कर लें, 1 कर लें, -2 कर लें। तो देखिए क्या हो गया, 1/2 हो गया और ये x पे पावर -1/2 हो गया। और माइनस में अगर पावर होता है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 1/2 और 1/x के पावर 1/2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 और √x। तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है, इसको नोट भी कर लीजिएगा कि अगर हम √x का डिफ्रेंशिएशन कितना आया, 1/2 √x। कैसे आया, पावर को जब हम सोल्व किए तो इस तरह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट ये, when power equal to 0। समटाइम्स अभी हमारे पास एक सवाल था कि d/dx, और अगर 5 आता था तो हम 0 इसको लिख देते हैं। अगर किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन निकालना था तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखें कि हम 0 लेते थे। लेट y इक्वल टू मान लेते हैं 10। तो क्या इसको हम 10 × 1 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस। तो क्या इसको 10 × x के पावर 0 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे यस। तो चलिए हम इसको 10 को लिखते हैं 1। अब देखिए अगर हम dy/dx करें 10 x के पावर 0, इसका मतलब तो पहला नियम कांस्टेंट तो मेरा बाहर आ जाएगा 10 dy/dx x के पावर रहा 0 रहा। अब अगला नियम ये कहता है कि आपका पावर बाहर आने वाला है,
पहला नियम ये कहता है कि आपका पावर बाहर आ जाएगा, दूसरा नियम कहता है कि आपके पावर में से एक माइनस होगा। तो देखिए ये क्या हो गया, 10 गुने 0 और गुने x की पावर 1, कुछ भी हो ये बीच में 0 आ गया, आंसर आपका 0 होता। तो अब क्या देखें कि अगर किसी वेरिएबल पे पावर 0 है, अगर उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो वो भी हमारा 0 होगा। तो ये भी हो सकता है कि हमारा पावर निगेटिव हो। लेट y इक्वल टू एक्स के पावर -10, और आपको निकालना है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए क्या होगा, dy/dx आप लिखेंगे और x 10। अभी भी वही तरीका है, बस आपको याद रखना है कि इस बार -10 बाहर रहेगा, x के पावर -10 रहेगा, अभी भी -1 घटेगा, अब रिजल्ट हो गया -10 और x पे हो गया -11। ये आपका आंसर। तो ये हमारा पावर फैक्टर था। अगला जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है कि अगर डिफरेंशिएशन निकालना हो दो वेरिएबल का और दोनों वेरिएबल प्लस में हो, ये क्या है, मेरा वेरिएबल है और ये भी क्या है, हमारा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब या तो वो फंक्शन हो सकता है या इक्वेशन हो सकता है। ये फंक्शन हो सकता है x का और इक्वेशन भी हो सकता है। ये भी फंक्शन हो सकता है x का और इसको हम इक्वेशन भी बोल सकते हैं, चाहे वो फंक्शन हो चाहे वो इक्वेशन कोई भी हो, लेकिन वो वेरिएबल है। तो ये अलजेब्रा की तरफ मूव करता है। ये क्या करेगा, पहले dy/dx u का डिफरेंशिएशन कर देगा और फिर dy/dx भी का डिफरेंशिएशन कर देगा। इसी तरह अगला 5, अगर dy/dx है u -v, तो ये क्या करेगा, पहले dy/dx u का करेगा और फिर बाद में माइनस dy/dx भी का करेगा। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट चलेगा, मीन्स अलजेब्रा की तरह चलेगा। मतलब अगर जितने भी टर्म है उतने टर्म पे ये रन कर जाएगा डिफरेंशिएशन। तो अगर आप 5 फार्मूला अगर डिफरेंशिएशन का समझ में आ गया तो फिजिक्स के मैक्सिमम इक्वेशन को हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। अब इसका जो कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। अब आपको पहले तो हम स्टेप्स बता देते हैं कि कैसे स्टेप्स लेंगे, और अब हम इतने कंसेप्ट को देख चुके हैं, जिस कंसेप्ट को देखने के बाद में अब कलम और कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम सवाल देखेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर मैं बोलूँ तो इसको हम डायरेक्ट आंसर आपको बता सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होने वाला है। अगर मैं लिखूँ तो लिख दूँ कि ये 6x + 2 इसका आंसर आएगा। यही चीज़ आप भी कर लेंगे 1 मिनट के बाद। बस 1 मिनट के बाद आपको इसका डिफरेंशिएट करने के लिए, इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए, इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको कलम का जरूरत नहीं पड़ने वाला।
लेकिन हम देखिए क्या क्या मेथड अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला जो तरीका है वो हम क्या करेंगे, dy dx लिखेंगे और y के जगह 3x² + 2x - 5 लिखेंगे। ये हमारा पहला स्टेप्स ये है कि फंक्शन को हम इक्वेशन के रूप में लिख देंगे। अब हम जो 4 और 5 फार्मूला पढ़ें, कौन सा फार्मूला को पहले लगाएं? तो सबसे पहला जो स्टेप्स होगा वो हम डिफ्रेंशिएशन को प्रत्येक टर्म में रन करा देंगे। तो डिफ्रेंशिएशन अब रन कर जाएगा प्रत्येक टर्म में। तो dy dx 3x² के लिए प्लस a dy dx 2x के लिए, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, dy dx 5 के लिए आ गया। तो देखिए स्टेप्स क्या किए कि डिफ्रेंशिएशन जो है प्रत्येक टर्म में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। इन ऑल टर्म्स, सभी टर्म्स में डिफ्रेंशिएशन को लगा दिया। ये हमारे कितने टर्म था, 1 2 3, तीनों टर्म में डिफ्रेंशिएशन को लगा दिया। दूसरा मेथड क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर करना है। कांस्टेंट को बाहर करना है तो अगले मेथड में हम क्या करेंगे, 3 को बाहर कर दिए, 3 dy dx x² प्लस 2 को बाहर कर देंगे, dy dx x, और यहाँ कांस्टेंट है ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। अगले मेथड में हमने क्या किया, कांस्टेंट आउट साइड कर दिया। आउट नहीं करेंगे, आउट का मतलब होता है हमेशा के लिए बाहर, बस आउट साइड कर दिया। अब अगले मेथड में क्या करेंगे, पहला मेथड में हम डिफ्रेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए प्रत्येक टर्म में। दूसरा मेथड में हम क्या किए, कांस्टेंट को बाहर किए। तीसरे मेथड में हमने क्या किया, पावर को ब्रेक किया। तो देखिए 3 × 2 पावर 1 रह गया, प्लस 2, और dy dx हम बता चुके थे। ऐसे से भी अगर नहीं याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसका पावर 1 मान लीजिए, तो × 1 और x पे पावर ये आ जाएगा 0। इसको सॉल्व कीजिए तो आएगा आपको 6x + 2, ये आपका आंसर। स्टेप्स क्या किए, पहला मेथड में क्या किए, डिस्ट्रीब्यूट किए। दूसरे मेथड में कांस्टेंट को बाहर किए। तीसरे मेथड पे पावर को ब्रेक किया। पहले मेथड में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफ्रेंशिएशन को, और दूसरे मेथड में क्या किए, कांस्टेंट को बाहर कर दिए। और तीसरे प्रोसेस में, तीसरे मेथड में हमने क्या किया, पावर पर हमने वर्क किया, यानी कि डीसीपी पे हमने काम कर लिया। डिस्ट्रीब्यूशन, डिफ्रेंशिएशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कांस्टेंट को बाहर और पावर पे वर्क किया तो आ गया। अब हम फास्ट चलेंगे। अब अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, y = 10x³ - 2x² + 10x + 25। तो इसका हमको डिफ्रेंशिएशन करना है। तो देखिए आपको कलम का यूज अब नहीं करना है। अब सिंपली अगर डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 10 × 3 30, और x पे पावर एक कम हो जाएगा,
2 गुने 2 और x के पावर 1 कम हो जाएगा 1, और इसका पावर कितना है 1, तो ये हो जाएगा प्लस 10 गुने 1 x के पावर 0। या हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ये हो जाता 10 तिया 30 एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4 एक्स, और ये डी बाई डी एक्स का 1 हो जाता, तो ये 10 और ये हमारा बेचारा 0 होता। तो इतना आंसर। देखिए हमने क्या किया, 10 तिया 30 एक्स पे पावर 1 कम हो गया, 2 दूना 4 माइनस 4 एक्स पे पावर 1 कम हो गया, और 10 और 1 10 एक पावर कम हो गया, और एक में से पावर कम हो गया तो पावर आ गया 0, तो ये 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 इतना आंसर है। अब देखिए y इक्वल टू दिया हुआ है 3x के पावर 5/3 माइनस 2x स्क्वायर और 10, और हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 3 और पावर गुना कर दीजिए 5/3 और x के पावर 5/3 माइनस 1 माइनस 2 गुने 2 x के पावर क्या हो जाएगा 1 कम हो जाएगा, तो डायरेक्ट यहाँ 1 2 में से गया तो 1 आप लिख दीजिए, और ये बेचारा 0 हो जाएगा कांस्टेंट के कारण। तो ये देखिए 3 से 3 कट गया, ये 5x, और इसको सॉल्व कीजिए तो 3 5 में से 3 गया तो 2, ये 2 बटा 3 और ये 4x, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका आंसर है। मिला जुला के आप अगर आपको कैलकुलस आता है तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेथड हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन को तीनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर कांस्टेंट को बाहर किया, और फिर पावर को हमने कम कर दिया। इस तरह से आप कैलकुलस को वेरी क्विकली बना पाएंगे। और आगे का जो फार्मूला है वो हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।